सर ने जो डांट खाता उसका भी होता है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? सर बढ़िया है। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होते हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स को ही हम बोलते हैं अजम्पशंस। और एक होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमने स्टार्ट कर दिए थे कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, और कितने कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं? 7। हमने पढ़े थे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और कौन सा पढ़ा था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो 7 कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन, एंड नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 8th कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही दूसरा नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। या तो आप बोल लीजिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन अ फिक्स्ड असेट इज परचेज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड असेट परचेज की जाएगी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, according to the cost concept, fixed assets are recorded in the books of accounts at their acquisition price। यानी जब भी हम फिक्स असेट्स ऑर्गेनाइजेशन में परचेज करेंगे तो उन फिक्स असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो उस फिक्स असेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करके उस वैल्यू के ऊपर फिक्स असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। बोलो, बात समझ में आई यहां तक? एग्जाम्पल दूं? यस सर। जैसे मान लो हमारा भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये है जयपुर में सिचुएटेड है। हमने एक मशीनरी परचेज की करण, ये क्लास में टाइम से आया करो बेटा। ये तुम 5-5 मिनट 10-10 मिनट लेट आते हो और फिर क्लास को आप डिस्टर्ब करते हो। हमने मशीनरी परचेज की, क्लास के टाइमिंग से आपके 8:15 to 9, तो 8:15 रेडी रहा करो। डेली का मैं आपको देख रहा हूँ 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट लेट आते हो और फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हो। मशीनरी हमने परचेज की कहाँ से? हमने मशीनरी परचेज की ब्यावर से। ब्यावर से हमने मशीनरी परचेज की और मशीनरी को हम लेके आ रहे हैं जयपुर, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा फैक्ट्री पार्ट है। इस मशीनरी को हम करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल। तो मशीनरी जो हमने परचेज की, मान लो मशीनरी ब्यावर से हमने जब मशीनरी परचेज की, मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, यानी सेलर ऑफ मशीनरी को हमने पेमेंट किया 5 लाख रुपीज का। तो ये तो था मशीनरी का परचेज प्राइस। ब्यावर से जयपुर तक के लाने के खर्चे, फ्रेट एक्सपेंसेस, ब्यावर से मशीनरी को जयपुर तक लाने के खर्चे, यानी जो भी आपके खर्चे हुए, मान लो 10,000 रुपीज आपके ब्यावर से जयपुर तक मशीनरी को लाने के खर्चे हो गए। ये हो गए आपके फ्रेट चार्जेस। उसके बाद मशीनरी
फैक्ट्री साइड तक आ गई, बताओ क्या बिना इंस्टॉल किए मशीनरी को चला दें, प्लग इन करके और बटन ऑन कर दें? नो सर। नो सर, ये तो फिर मशीनरी वाइब्रेट करेगी, मशीनरी वाइब्रेट करेगी। तो एक प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के ऊपर हमारे लेबर चार्जेस लग गए 5,000 रुपीज। तो बताओ रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने तक मशीनरी के ऊपर खर्चे कितने लग गए? 5,15,000। तो दिस मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द वैल्यू ऑफ ₹5,15,000। यानी रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने के जितने भी खर्चे हैं, उस खर्चे के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर मशीनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। बोलो क्लियर है? यस सर। सर इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी वैल्यू के बेसिस के ऊपर फ्यूचर में इस मशीनरी से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग होगी। फ्यूचर में अगर मशीनरी के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगते हैं, यानी आप डे टू डे बेसिस पे अब इस मशीनरी को यूज करके अब आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, तो मशीनरी की वैल्यू बाय द पासेज ऑफ टाइम, बाय यूजेज, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाएगी। यस और नो? यस सर। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कुछ दिनों पहले पायल ने एक्टिवा परचेज की है, उसके फादर ने उसको एक्टिवा दिलाई है। तो एक्टिवा मान लो आई 70,000 रुपीज की। अब पायल इस एक्टिवा को डेली बेसिस पे राइड कर रही है, कभी मार्केट लेके जाती है मम्मी के साथ, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही है, कभी घर के किसी काम से किसी जगह जा रही है। तो मुझे बताओ क्या डेली बेसिस पे एक्टिवा को यूज करने से एक्टिवा की वैल्यू डाउन हो रही है या नहीं हो रही? उसके पार्ट्स में वियर एंड टीयर हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ सर हो रहा है। तो ये डेली बेसिस पे यूज करने से, और इवन आप यूज मत करो, आप घर पे खड़े रखो उसको कवर करके रखो और उसको घर में ही खड़ी रहने दो, क्या 2 साल बाद एक्टिवा सेम वैल्यू के ऊपर सेल आउट हो जाएगी 70,000 पे? आपने बिल्कुल भी नहीं चलाई उसको। नो सर। नहीं होगी सर। सर बाय द पासेज ऑफ टाइम भी एसेट की वैल्यू डाउन होती है, फिक्स एसेट की बिल्कुल होती है, क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी का व्हीकल कौन परचेज करेगा? और फिर ड्यूरिंग द होल ईयर आपके डिफरेंट सीजन्स आते हैं, विंटर सीजन, रेनी सीजन में जब हमारी जो व्हीकल है जब वो बारिश में भीगता है, तो जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर पानी लगता है तो फिर जंग लगेगा। यस और नो? यस सर। अगर आप अपने व्हीकल को नहीं चला रहे हो तो उसका इंजन जाम हो जाएगा। व्हीकल चला ही नहीं रहे हो, खड़ा हुआ है 12 महीने से घर के अंदर ही, तो इंजन जाम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बाय द पासेज ऑफ टाइम भी अगर हम अपनी फिक्स एसेट को यूज भी नहीं कर रहे तो भी एसेट की वैल्यू डाउन होती है। तो इस मशीनरी से रिलेटेड फ्यूचर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस वैल्यू के बेसिस पे होंगी। दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी ये हिस्टोरिकल इन नेचर है। बोलो क्लियर? यस। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कुछ बातें फेवर में हैं और कुछ बातें इसके अगेंस्ट हैं। फेवर में क्या बातें हैं? पहला पॉइंट है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी जिस कॉस्ट के ऊपर आपने असेट को परचेज किया था, इसको तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो ना भाई। आप अपना जो परचेज बिल है, या फिर जो अगर आपने कैश बेसिस पे परचेज की थी असेट को, तो जो आपको उन्होंने बिल जनरेट करके दिया, वो हमारे पास हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। यस और नो? यस सर। तो इस कॉस्ट को आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो बाय चेकिंग द परचेज बिल ऑफ द मशीनरी। बोलो क्लियर? यस सर। तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, द जस्टिफिकेशन फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लाइज इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइएबल। वेरीफाई करना यानी आप इसकी जेन्युइननेस को चेक कर सकते हो, आप आइटम की जेन्युइननेस को, यानी जिस वैल्यू पे आपने असेट को रिकॉर्ड किया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उस कॉस्ट प्राइस को आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो बाय चेकिंग द परचेज बिल फॉर द परचेज ऑफ सच असेट। ठीक है ना? तो
This cost is objectively verifiable because the cost recorded in the books is derived from an actual transaction and is not arbitrarily determined. सर arbitrarily मतलब कि आपने किसी पैनल को अपॉइंट करके इसकी कॉस्ट डिसाइड नहीं करवाई थी, आपने किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करके कॉस्ट डिसाइड नहीं करवाई थी। आपने जब परचेज की असेट को, तो जो आपको परचेज बिल मिला, उस बिल के अंदर जो वैल्यू स्टेटेड थी और प्लस जो आपने फ्रेट चार्जेस का भी आपके पास बिल होगा। अरे मान लो जो मशीनरी है वो एक ट्रक के थ्रू आई, तो ट्रक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो भी तो आपको बिल इश्यू करेगी। सर लेबर चार्जेस लगे उसके, तो लेबर चार्जेस के लिए आप वाउचर बना लो और आपने ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर करा लो उसके ऊपर। भाई लेबर्स आपको कोई रेसिट नहीं दे सकते, वो तो एक अनपढ़ इंसान है। तो लेबर आप जो जिस पर्सन ने आपको लेबर सर्विसेज दी हैं, मजदूरी का काम किया उसने उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, तो वो तो आपको कोई बिल बना के देगा नहीं, क्योंकि वो तो अनपढ़ इंसान है। लेकिन आपका अकाउंटेंट एक वाउचर तो बना सकता है, और वाउचर बना के उसके ऊपर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर करा लो कि भाई 5000 के हमने वेजेस पे किए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो वो आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कर जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. सेकंड पॉइंट देखो, it is justified by the going concern concept which assumes that the enterprise will continue its activities indefinitely and thus there is no need of using the current values or liquidation values। जब going concern concept मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि according to the going concern concept के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ इनडेफिनेटली लॉन्गर टाइम, यानी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन इनडेफिनेटली एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेगा। दैट इज व्हाई फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। अगर आप 2 महीने बाद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेल करने के मूड में हो कि भाई हमने जनवरी 1 को ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया और 31 मार्च को आफ्टर 3 मंथ्स हम ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर देंगे, तो उस केस में हम अपनी असेट्स को कॉस्ट प्राइस पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? फिर क्यों रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर? फिर तो जो मार्केट वैल्यू है वही दिखा दो। अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपको लॉन्गर टाइम पीरियड में चलाना है, तब फिक्स्ड असेट्स को मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो चेंजेबल होती हैं। आज कोई वैल्यू है, कल कोई वैल्यू होगी, परसों कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। यस और नो? बोलो बातें आ रही है समझ में? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जस्टिफाई करता है कि फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यूज। सर करंट वैल्यूज का मतलब, करंट वैल्यूज मींस मार्केट वैल्यूज। एंड सर लिक्विडेशन वैल्यू यानी वैल्यू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस टाइम पे आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज डाउन करने की सोच रहे हो, यानी आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो उस टाइम पे ऊपर जो असेट की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यूज। बोलो क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, मार्केट वैल्यूज और करंट वैल्यूज ऑफ असेट्स आर डिफिकल्ट टू बी डिटरमाइंड। देखो किसी भी फिक्स असेट की, मान लो यही मशीनरी है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है या इसकी लिक्विडेशन वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूअर्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ सच फिक्स असेट। डिफरेंट वैल्यूअर्स डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके देंगे। आप 10 वैल्यूअर अपॉइंट कर लो और उनको सेम मशीनरी की मार्केट वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोलो, वो डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके देंगे, क्योंकि क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं अलग अलग पर्संस के। बोलो क्लियर? Yes, sir. देखो आगे लिखा भी हुआ है, द वैल्यूएशन बाय वन एक्सपर्ट विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ अदर। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट वैल्यूज ऑफ असेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस। देखो सिंपल सी बात है, देखो कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी अगर हम अपनी फिक्स असेट को अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करें। तो ये मार्केट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो 1 अप्रैल 21 को, मुझे बताओ 15 अप्रैल को ही अगर इस मशीनरी की वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ गई, तो जो आपने 4 लाख में रिकॉर्ड की थी अब वो हो गई 8 लाख की, तो 8 लाख पे रिकॉर्ड करो। लेकिन 8 लाख पे रिकॉर्ड करने के लिए ये पॉसिबल तभी होगा
जब आप अपनी जितनी भी सारी फिक्स असेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी को आप ट्रैक करने के लिए एक पर्सन बिठाओगे कि डेली बेसिस पे इनके प्राइसेस ट्रैक करो आप, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ अप एंड डाउन इन द वैल्यूज ऑफ फिक्स असेट्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आप ये ट्रैकिंग नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर एक बात ये है कि सेम मशीनरी ब्यावर में मिल रही है 5 लाख की, हो सकता है आपको अजमेर में मिले 4,80,000 की, पॉसिबल है भाई। कोई ज्यादा मार्जिन कमा रहा है, कोई कम प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। और ये मान लो आपको सीकर में मिल जाए 4,75,000 की, तो बंदा अगर दिल्ली जाने के लिए तैयार है तो दिल्ली में मिल रही है 4.5 लाख की। करो ट्रैकिंग, किस रेट पर रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो दैट इज व्हाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड असेट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यूज। बोलो क्लियर? Yes, sir. नाउ इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट क्या बातें हो रही हैं? फर्स्ट पॉइंट है असेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड। अगर कोई फिक्स असेट हमें एज अ गिफ्ट मिली है तो उस असेट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसी असेट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सर फिक्स असेट हमें कौन गिफ्ट के अंदर देगा? अरे अरे ये पायल माइक ऑफ करो बेटा अपना। सर फिक्स असेट हमें कौन गिफ्ट में देगा? आज 12th क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। मान लो आपने एक अपना ऑफिस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने अपने ऑफिस बनाया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपके पास कैपिटल कम है, तो आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आपके फादर ने आपके ऑफिस में एसी फिट कराने के लिए एक एसी मार्केट से परचेज किया। पैसे आपको नहीं दिए कि ले बेटा 50,000 रुपये अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर ले, ऐसे नहीं दिए पैसे आपको। आपको पापा ने क्या किया कि 30,000 रुपीज़ का एक एसी मार्केट से परचेज किया और आपको गिफ्ट कर दिया कि बेटा ऑफिस में लगवा लो, फिक्स करवा लो। मुझे बताओ एसी फिक्स असेट है या नहीं? Yes, sir. है. Yes, sir. ठीक है ना। हमारी एक फिक्स असेट होती है फिक्सचर, पढ़ाया था मैंने सेकंड चैप्टर में। Yes, sir. सर आपने पढ़ाया था फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर अलग चीज है, फिक्सचर अलग चीज है। फिक्सचर वो आइटम्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे आपका एसी वॉल पे फिक्स होता है, सीलिंग फैंस, सीलिंग फैंस हमारे रूफ साइड के ऊपर फिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा रूम की छत है वहां पे सीलिंग फैंस फिट होते हैं वहां पर, क्लियर है। तो इनको बोलते हैं फिक्सचर्स, इनको बोलते हैं फिक्सचर्स। तो मुझे बताओ जो एसी पापा ने आपको गिफ्ट किया, जो एसी अकाउंट लिख दिया गलती से, जो एयर कंडीशनर पापा ने आपको गिफ्ट किया, हालांकि पापा ने उसको 30,000 में परचेज किया था, लेकिन ये 30,000 क्या आपने बिजनेस के फंड से दिए? आंसर इज नो। ये तो पापा ने आपको गिफ्ट किया है। तो मुझे बताओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो एसी मिला, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या 30,000 पापा को दिए क्या? आंसर इज नो। ऑर्गेनाइजेशन ने तो कुछ दिया ही नहीं। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नहीं दिया, एसी इज कमिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, 30,000 का एसी कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? जीरो। गया क्या हमारे पास से? जीरो। ऑर्गेनाइजेशन के पास से तो कुछ गया ही नहीं। बताओ कैसे रिकॉर्ड करें? केवल एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो पाएगा, सेकेंड एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। पढ़ा था ना? Yes, sir. Yes, sir. हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर तो अगर आप एसी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिक्सचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे? सर कर ही नहीं सकते किसी को। दैट इज वाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ये अगेंस्ट आ जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक है कि अगर हमें कोई असेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन,
तो ऐसी असेट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर क्या उस असेट को हम यूज भी नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? अरे यूज तो कर लो, लेकिन आप उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में नहीं दिखा सकते। You can use the same but cannot show the value of such asset on the asset side of the balance sheet। बोलो क्लियर है? Yes sir. Yes sir. सेकेंड पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी सीरियसली डिस्टॉर्टेड। क्यों सीरियसली डिस्टॉर्ट क्यों होंगे सर? डिस्टॉर्ट यानी डिस्टर्ब होना, आपके प्रॉफिट सीरियसली डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका रूप बिगड़ जाएगा, उनका नेचर बिगड़ जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? जब इन्फ्लेशन होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा हम ईयर एंड में बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में हम दिखाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? Yes sir. अब Yes sir. इनकम्स और गेन्स तो अगर आपके जर्नल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशनरी कंडीशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस क्या होती हैं? इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में आपके जो भी आइटम्स होते हैं, गुड्स या सर्विसेज होते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं मार्केट में। यस और नो? Yes sir. तो जब प्राइसेस बढ़े तो आपकी इनकम्स और गेन्स तो बढ़ गए। तो इनकम्स और गेन्स तो आपके किस प्राइस के ऊपर आ रहे हैं? बढ़ी हुई कीमतों के अकॉर्डिंग आपकी ये इनकम्स और गेन्स आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। Yes sir. और जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एक आइटम आप दिखाओगे डेप्रीसिएशन, किसके ऊपर? ऑन मशीनरी। जो मशीनरी हमने 5 साल पहले 4 लाख रुपए में परचेज की थी, इस मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया और मशीनरी के ऊपर मान लो 10% डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, तो 4 लाख का 10% यानी 40,000 आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हो। 40,000 आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हो, लेकिन मुझे बताओ क्या ये मशीनरी के रेट आज के हैं या 5 साल पहले के हैं? ये जो रेट ऑफ मशीनरी है ये आज के हैं जब हमारी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है मार्केट में। तो क्या ये 4 लाख रुपए मशीनरी आज अवेलेबल हो जाएगी, सेम मशीनरी 4 लाख रुपए में, या 5 साल पहले अवेलेबल थी ये 4 लाख में? 5 साल पहले। तो हो सकता है ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी कंडीशंस इस मशीनरी की आज की वैल्यू हो 7 लाख रुपए, तो उस हिसाब से तो 70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, जबकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 40,000 रुपीज ओनली। तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी अगेंस्ट टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये जो पॉइंट है ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आती हैं तो इनकम्स एंड गेन्स तो हम इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। हमारी इनकम्स तो करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग आ रही हैं, लेकिन हमारे जो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट है, क्योंकि वो डेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट के बेसिस पे करंट इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ रहा है पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। तो क्या ये एप्रोप्रिएट है कि करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो इनकम्स आ रही हैं उसके अगेंस्ट पास्ट प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो आपका डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज करें? ये तो एप्रोप्रिएट नहीं है ना। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? अगर इकोनॉमिक्स प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो ना तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, करंट प्राइसेस के बेसिस पे आप दिखा रहे हो अपनी इनकम्स तो दिखा रहे हो करंट प्राइसेस के बेसिस पे, और आप डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट दिखा रहे हो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर। तो ये तो गलत है। मान लो इनकम्स आ रही हैं आपकी करंट प्राइसेस के बेसिस पे 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हिसाब से आपको दिखाना चाहिए 70,000 रुपीज। ये मशीनरी आज 7 लाख रुपए की है तो 7 लाख का 10% 70,000 आपको डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मशीनरी को हमने 4 लाख रुपीज पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है तो 4 लाख का ही तो 10% लगेगा, इसलिए 70,000 नहीं, आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो 40,000। ये चीज
कॉस्ट कॉन्सेप्ट के फेवर में नहीं है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक है। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सब बच्चों को समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। Okay. नेक्स्ट पॉइंट है जो ड्रॉबैक का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मे नॉट बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। क्योंकि मैनेजमेंट किस प्रोस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन लेता है कि उसको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है। मैनेजमेंट टीम का काम क्या होता है? वो फ्यूचर के लिए प्लान करता है, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए हिस्टोरिकल डेटा वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी विल बी इन द मार्केट, न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू सिचुएशंस विल बी देयर। और अगर केवल आप पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अगर आप प्लानिंग करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हर बच्चे को समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 9th, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या आप बोलो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट is related to the revenue of the business organization. Revenue means amount earned by the business organization from the sale of goods or rendering of services. Yes or no? यस सर। Revenue is the amount earned by the business organization by sale of goods or rendering of services. That amount is known as revenue. ठीक है, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कब करेंगे। वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कहेंगे कि हाँ हमने रेवेन्यू अर्न कर ली, भले ही वो रेवेन्यू हमें कैश में रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। वो पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करने के लिए कौन समझाता है? वो पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करना समझाता है हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अस टू द परचेजर। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स की, इन केस ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे हो, गुड सेल हम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम से परचेज और सेल करने का बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर आइटम या उन गुड्स की ओनरशिप हमारे पास से परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगी, इमीडिएटली हम रेवेन्यू बुक करेंगे इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर मान लो हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स, 1 लाख रुपीस के जो गुड्स हैं, इन गुड्स का हमें ऑर्डर मिला था जनवरी 1 को, जनवरी 1 2020 को हमें ऑर्डर मिला 1 लाख रुपीस के गुड्स का। किससे मिला था? मिस्टर एक्स से हमें ऑर्डर मिला था कि उसको 1 लाख रुपीस के गुड्स की रिक्वायरमेंट है। उसने हमें ऑर्डर कब दिया? मिस्टर एक्स ने ऑर्डर दिया 1 जनवरी 2020 को, और हमने इस ऑर्डर की डिलीवरी कब दी? डिलीवरी हमने की Feb 15 2020 को। इस डेट के ऊपर हमने मिस्टर एक्स की क्या दी? डिलीवरी। और मिस्टर एक्स ने इन गुड्स का हमें पेमेंट कब किया? पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से हमें पेमेंट मिला 31 मार्च 2020 को। तो बताओ रेवेन्यू में किस डेट के ऊपर रिकॉग्नाइज करूं? जनवरी 1 को करूं, Feb 15 को करूं,
या 31 मार्च को करूं? बताओ। तो फिर 31 मार्च 31 मार्च। सर 15। दो बच्चों ने बोला कि सर 31 मार्च को आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। आपने ये इसलिए बोला, मैंने तो बोल रखा है क्लास के अंदर एक्सेप्टेबल है, आप मिस्टेक्स करो। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं क्वेरी रेस करता हूँ, आप जवाब देते हो। जवाब चाहे सही आए चाहे गलत आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलतियां करोगे तभी तो सही चीजें करना स्टार्ट करोगे। आप बोल रहे हो कि सर 31 मार्च 2020 को करो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, क्योंकि आपका क्राइटेरिया क्या है कि इस डेट के ऊपर आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी गुड्स की वैल्यू आपको रिसीव हुई है, इसलिए आप कह रहे हो 31 मार्च को रिकॉग्नाइज करो। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, गुड्स की जो ओनरशिप थी वो कब ट्रांसफर हो गई? 15 फेब को। सर जनवरी फर्स्ट को तो बेटा ऑर्डर ही मिला था। क्या ऑर्डर मिलते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है क्या परचेजर को? अभी तो उसने केवल ऑर्डर किया है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट पहले तो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या रॉ मटेरियल की ओनरशिप हमारी होगी या परचेजर की होगी? हमारी होगी। जब तक हम गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर लेते, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद जब तक हम फिनिश गुड्स की डिलीवरी परचेजर को ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। और जैसे ही डिलीवरी कर देंगे परचेजर को, यानी जिस दिन ये हो जाएगा कि गुड्स की ओनरशिप हमारे पास से, यानी सेलर के पास से परचेजर को ट्रांसफर हो गई। अब अगर गुड्स को कोई नुकसान हो गया, मान लो ये हमारी फैक्ट्री साइट है और हमारे और परचेजर के बीच में ये डीलिंग हुई कि जैसे ही हमारे फैक्ट्री गेट से गुड्स बाहर निकलेंगे ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी। यानी इन ट्रांजिट अगर गुड्स को कुछ हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और गुड्स सारे डिस्ट्रॉयड हो गए, तो लायबिलिटी किसकी रहेगी? ये एग्रीमेंट में बकायदा लिखा जाता है, बकायदा लिखा जाता है। मान लो हम बैठे हैं जयपुर में और परचेजर बैठा है अजमेर में, तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई हमारी फैक्ट्री गेट से गुड्स निकले तो उसके बाद सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो परचेजर की है। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ तो जैसे ही फैक्ट्री गेट से गुड्स बाहर निकले ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और वहीं हम अपनी रिवेन्यू बुक कर देंगे। फैक्ट्री गेट से गुड्स बाहर निकलते ही इमीडिएटली हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा? रिवेन्यू बुक करेगा। और अगर एग्रीमेंट ये हुआ कि फैक्ट्री गेट से निकले और अजमेर में जो परचेजर बैठा है, जब तक उसकी फैक्ट्री गेट में ये गुड्स एंटर नहीं होते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे ही उसके फैक्ट्री गेट में गुड्स एंटर होंगे, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अस टू द परचेजर। तो हम रिवेन्यू किस दिन बुक करेंगे? जिस डेट के ऊपर उसको गुड्स रिसीव होंगे। बोलो यस और नो, समझ में आ गई बात? तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सेज दैट के रेवेन्यू विल बी recognized in the books of accounts in case of goods when the ownership will be transferred from the seller to the purchaser. When the ownership will be transferred from the seller to the purchaser. Ownership किसकी? Ownership of goods. और सर सर्विसेज के केस में क्या होगा? सर्विसेज के केस में जैसे ही आप सर्विसेज रेंडर करोगे, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये है सर्विस प्रोवाइडर और ये है सर्विसेज का रिसीवर। तो जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर रिसीवर को सर्विसेज रेंडर करेगा, वैसे ही वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिवेन्यू कौन बुक करेगा? प्रोवाइडर ही तो बुक करेगा। ठीक है सर आपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में तो बता दिया, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में तो बता दिया, ये बातें तो हमें समझ में आ गई। लेकिन कुछ और इनकम्स भी होती हैं, कुछ इनकम्स भी होती हैं जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम्स भी तो होती हैं। सर इन इनकम्स को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स के अंदर? इन इनकम्स को आप बुक में रिकॉग्नाइज करोगे ऑन टाइम बेसिस। ऑन टाइम बेसिस। सर समझाओ थोड़ा, आओ समझे टाइम बेसिस क्या होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। ये आपका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है। ये स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2020 से
और एंड होगा आपका 31 मार्च 2021 को। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको सर्विसेज मिली हैं, आपने रेंट रिसीव किया, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट बेसिस पे दे रखी होगी, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रॉपर्टी आपने रेंट बेसिस पे दे रखी है, तो इस टाइम पीरियड का जो रेंट होगा वो आप अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। भले ही वो रेंट इस ईयर में आपको मिला या नहीं मिला, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि अमाउंट आपको आज रिसीव हो या नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो किसी इनकम का। जैसे हमने सेल्स भी की थी ना, गुड्स हमने सेल किए थे, तो गुड्स की ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी किस साल में, इस साल के अंदर। हमने मान लो गुड्स बेचे 15 मार्च 2021 को, इस डेट के ऊपर हमने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सेलर से परचेजर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन इन गुड्स का हमें पेमेंट मिला 31 मई को, 31 मई 2021 को। ये डेट किसी काम की नहीं है, रिवेन्यू यहां बुक होगी। रिवेन्यू कौन से ईयर की है, 2021 की, 21-22 की नहीं है। क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। सर सर्विसेज के बारे में बात करें तो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट भले ही नेक्स्ट ईयर में मिल जाए, लेकिन आपकी सर्विस इनकम यानी सर्विसेज को प्रोवाइड करने से जो रेवेन्यू जनरेट हुई, रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 की होगी, ना कि 21-22 की। अब बात करो इनकम्स की। रेंट आपने रिसीव किया, हमारे पास ये बिल्डिंग है, हमने ये बिल्डिंग किसी पार्टी को यानी मिस्टर एक्स को रेंट बेसिस पे दे रखी है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में मान लो रेंट पर मंथ है 20,000 रुपीज, तो 12 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा, 2,40,000। बोलो 2,40,000 12 मंथ्स का रेंट होगा। क्लियर? अब मान लो मिस्टर एक्स ने 10 मंथ्स का तो रेंट पे कर दिया 2 लाख रुपीज, लेकिन 40,000 रुपीज जो 2 मंथ्स का रेंट है, मतलब कि ये हो गया आपका फेब 2021 एंड मार्च 2021, 2 महीने का रेंट उसने अभी हमें पे नहीं किया। वो कह रहा है कि भाई मैं अप्रैल एंड में पे करूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या हम अपनी रेंट रिसीव्ड इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्या बुक्स में? करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख रुपए हमने बुक कर लिए क्योंकि 2 लाख ही हमें रिसीव हुए और 40,000 हम बुक ही नहीं करेंगे। नो, हम दोनों बुक करेंगे। 2,40,000 विल बी recognized as rent received income in our books of accounts for the financial year 2020-21। बोलो क्लियर है? Yes sir. तो अदर इनकम्स के केस में जैसे रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इन इनकम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं हम टाइम बेसिस के ऊपर, यानी जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग कर रही हैं उस टाइम पीरियड में ही उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसके अगेंस्ट हमें अमाउंट कब रिसीव हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। बोलो क्लियर? Yes sir. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया आपकी नेक्स्ट क्लास का, हम मिलते हैं कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.